नमस्कार। आज हम जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको पता है इसमें हर एक सेक्शन को जो है वो कवर किया जाएगा। ये हमारा जो है जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का छठा पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। यूट्यूब पर उनकी प्लेलिस्ट अलग से जो है वो बना दी गई है। अब देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा ही जाएगा। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको यहाँ से करंट अफेयर, हिमाचल जी के, हिंदी इंग्लिश में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल। तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब बोलते हैं, ये किस टीम के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो अभी हम रणजी ट्रॉफी की बात करें कि ये खिताब जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो ये जम्मू कश्मीर टीम के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रणजी ट्रॉफी के बारे में भी जो है वो अलग अलग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है वो अपनी पहली ये जो है वो रणजी ट्रॉफी जो है वो जीती गई है। जम्मू कश्मीर ने हराया किसको है, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो जम्मू कश्मीर ने जो है वो हराया किसको है, कर्नाटक स्टेट को जो है वो हराया है, या कर्नाटक की टीम को हराया है। अभी तक सबसे अधिक बार ये टाइटल अगर किसी के द्वारा जीता गया है, तो ये टाइटल जो है वो सबसे अधिक बार मुंबई टीम के द्वारा जो है वो जीता जा चुका है। मुंबई टीम ने लगभग 42 टाइम्स जो है ये टाइटल जीता है। जम्मू कश्मीर ने तो पहली बार ही ये टाइटल जो है वो अभी जीता। ठीक है, ये सब आपको याद रह जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ने हराया, तो किस टीम को जो है वो जम्मू कश्मीर ने हराया, इसके ऊपर भी कई बार जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, इन अप्रैल 2026 विच स्टेट शेखा झील बर्ड सेंचुरी वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसार साइट। अब देखिए, 99th रामसार साइट जो है वो शेखा झील को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब बोलते हैं ये शेखा झील जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है, ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम शेखा झील की बात करते हैं कि शेखा झील जो है वो कहाँ पर है, जिसको 99th रामसार साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट में जो है वो आती है। उत्तर प्रदेश स्टेट इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोटल रामसार साइट्स जो हैं वो इंडिया में जो है वो कितनी है। अगर हम अभी देखेंगे, अभी जो है वो जून महीना चला हुआ है, तो जून महीने के स्टार्टिंग तक जो है वो पूरी 100 जो है वो यहाँ पर जो है वो रामसार साइट्स हो चुकी हैं। अभी जो 100th नंबर की रामसार साइट जो बनी है वो कौन सी जो है वो बनी है। अगर हम 100th नंबर की रामसार साइट देखेंगे, तो इंडिया की जो 100वें नंबर की रामसार साइट बनी है वो आपने ध्यान रखना है, वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है ये आपने ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है वो इसको सुरहा ताल भी जो है वो बोलते हैं। ये 100th नंबर की जो है वो रामसार साइट बनी है। इससे पहले भी हम उत्तर प्रदेश की जो है वो रामसार साइट पढ़ चुके हैं, वो हम 97th नंबर वाली जो है वो पढ़ चुके हैं। 97th नंबर की रामसार साइट जो है वो पटना बर्ड सेंचुरी को जो है वो घोषित किया गया है। पटना बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है, ये उत्तर प्रदेश में जो है वो आती है। और 98th नंबर की रामसार साइट जो है वो कौन है, वो चारी धांध जो है वो है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चारी धांध कर जो है ये एक रामसार साइट आती है। ये गुजरात में जो है वो आती है। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये जो है वो चारी धांध कर जो है वो रामसार साइट जो है वो आती है। तो टोटल 100 हो चुकी हैं। हमने 97th, 98th, 99th और 100th ये जो है वो जान ली। कोई सी भी आपसे पूछी जाए, मंथ वाइज भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, हु वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसने जो है वो जीता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। अगर देखिए 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज की हम बात करते हैं कि ये किसको दिया गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है, यांग स्वांग जी को जो है वो दिया गया है। यांग स्वांग जी, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2026 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये ताइवान के जो है वो उपन्यासकार हैं जिनको दिया गया है। इनका उपन्यास कौन सा है, तो इनका उपन्यास है ताइवान ट्रेवलॉग। ताइवान ट्रेवलॉग कर जो है वो इनका उपन्यास है, जिसके लिए इनको जो है ये दिया गया है। और अब देखिए, ये तो इन्होंने जो लिखा था ना, ये ताइवानी भाषा में इन्होंने लिखा था, तो इसको जो है वो इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। तो ट्रांसलेट किसने जो है वो किया है, ट्रांसलेट किया है इसको लिन किंग के द्वारा।
लिन किंग के द्वारा जो है वो इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये सब आप इसके बारे में जो है वो ध्यान रखना। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द ईयर 2027 एज द ईयर ऑफ द कल्चर एंड टूरिज्म। तो बोलते हैं कि भारत और किस अन्य देश ने आधिकारिक तौर पर 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल जो है वो घोषित किया है। अब ये किसके द्वारा जो है वो किया गया है, ये इटली के द्वारा, इंडिया ने इटली के साथ मिलकर जो है वो किया है, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या और क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो टूरिज्म डे, एक तो हम जानेंगे कि टूरिज्म डे जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है। टूरिज्म डे की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो जनवरी महीने की 25 तारीख को इंडिया में जो है वो मना लिया जाता है। और एक टूरिज्म डे जो है वो वर्ल्ड लेवल पर भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर जो टूरिज्म डे मनाया जाता है वो सितंबर महीने की 27 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। तो ये आपने वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर ध्यान रखना है। और साथ में ही आपने जो है वो नेशनल टूरिज्म डे जो है वो जनवरी 25 जो है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना ही बनेगा, कुछ खास यहाँ से नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल AI समिट बी हेल्ड इन ईयर 2027। अभी तो देखिए AI समिट जो है वो हो चुकी है 2026 की। जो AI समिट 2026 की हुई है वो किसके द्वारा जो है वो होस्ट की गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो अपने भारत के द्वारा ही जो है वो 2026 वाली जो है वो होस्ट जो है वो की गई है। अब 2027 की जो है वो कौन इसको होस्ट करेगा, तो जेनेवा जो है वो इसको जो है वो होस्ट करेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि 2027 वाली जो है वो किसके द्वारा जो है वो होस्ट की जाएगी, वो जेनेवा के द्वारा जो है वो स्विट्जरलैंड में जो है वो होस्ट की जाएगी। अब 2026 की भी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने जो है वो इसको जो है वो होस्ट किया है। यहाँ से एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि इंडिया ने ठीक है इसको होस्ट किया है, परंतु कई बार इसकी थीम भी पूछ ली जाती है। तो ये AI इम्पैक्ट समिट जो 2026 की हुई है, इसकी थीम रखी गई थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी, सभी का कल्याण सभी का सुख, वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल। ये जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। तो इसकी थीम भी आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तो थीम के ऊपर ही क्वेश्चन बने हैं। एक बार इंडिया ने जब G20 समिट जो था वो होस्ट की थी, तो G20 समिट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बने कि G20 समिट इंडिया ने जो है वो कब जो है वो होस्ट की और उसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी, ये आपने ध्यान रखना। इंडिया ने जो G20 समिट जो है वो होस्ट की थी वो 2023 में की थी, और उस टाइम जो इंडिया ने थीम इसकी रखी थी वो क्या रखी थी, वो रखी थी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये थीम जो था वो इंडिया ने उस टाइम इसकी जो था वो रखी थी। तो थीम्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आपको थीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हु विल बी ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2026 द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए वैसे मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, परंतु ये एक एबल प्राइज जो है वो दिया जाता है, और इसको कहा जाता है कि ये नोबेल की तरह ही है, तो इसको नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स बोला जाता है। अदरवाइज इन रियल सेंस अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। अच्छा, यहाँ से एक काम आपने करना है, नोबेल प्राइज जो है वो आपने कमेंट कर जो है वो बता देने हैं। जो भी आपको याद है वो बता दीजिए, अगर कुछ भी याद नहीं है तो कमेंट पढ़ लेना, जो कमेंट कर बताएंगे उनके कमेंट्स को लाइक कर देना। और साथ में ही जो है अगर कुछ भी नहीं पता तो एक बार ज़रूर सारे के सारे नोबेल प्राइज पढ़कर जो है वो जाना, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अभी नोबेल प्राइज 2026 में नहीं दिए गए हैं, 2025 के जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो पढ़कर जाना। अभी हम एबल प्राइज की बात कर रहे हैं, तो ये किसको दिया गया है, तो ये गर्ड फेल्टिंग को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो गर्ड फेल्टिंग जो है वो सही आंसर होगा। ये एबल प्राइज जो है वो इनको दिया गया है, ठीक है, ये याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अथोराइज द यूज ऑफ हिंदी इंग्लिश फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। तो बोलते हैं कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा के उपयोग का अधिकृत करने की जो है वो अनुमति जो है वो देता है। तो कौन सा आर्टिकल जो है ये अनुमति देता है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 343 अनुमति जो है वो देता है। ये आपने जो है वो नेट सेट क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्लियर कट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा एग्जाम में अगर बना। अगला क्वेश्चन चलता है हमारे पास हिमाचल जीके का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द बैटल ऑफ नदौन फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड द मुगल अंडर अलीफ खान इन विच ईयर। देखिए इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हम जानेंगे कि ये बैटल ऑफ नदौन जो था वो कब हुई थी,
दूसरा हम ये भी जानेंगे कि ये किस किस के बीच में हुई थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बैटल ऑफ नदौन जो था वो किस किस के बीच में जो था वो हुई थी। बैटल ऑफ नदौन राजा भीमचंद जो कि कहलूर के थे उनके बीच में, और दूसरी ओर मुगलों के बीच में हुई थी। मुगलों को जो लीड कर रहे थे वो उस टाइम अलीफ खान जो था वो लीड जो था वो कर रहे थे। हम बात करते हैं कि हुई कौन से ईयर में थी, तो ये 1691 में जो था वो बैटल ऑफ नदौन जो था वो हुई थी। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जब बैटल ऑफ नदौन हुई थी तो कहलूर के शासक उस टाइम कौन हुआ करते थे। तो वो राजा जो है वो आपने ध्यान रखना है कि राजा भीमचंद जो है वो उस टाइम कहलूर के शासक जो था वो हुआ करते थे। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पता होने चाहिए। इनकी डेट्स खासकर बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन पूछा जाएगा, तो आप इसी तरह की जो है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के अलावा मंथली करंट अफेयर मिल जाएंगे, हिमाचल जीके की अलग से टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी, ओवरऑल जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली आप ज्वाइन करेंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए होगा, चाहे आप टीचर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जो कि JEE का एग्ज़ाम हो गया, फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकले हुए हैं, कोई प्रूफ रीडर के हैं, कोई कैसे हैं, उनमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा जाएगा। अगर आप इस इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो टाइमली ज्वाइन करना और रिवाइज करने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए आप अगला क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच रीजन ट्रेडिशनली प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का, यहाँ पर तो देखो आर्थिक सर्वेक्षण दे दिया इन्होंने 2022-23 का, जरूरी नहीं कि 22-23 का ही आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जाए। अगर लेटेस्ट वाला आर्थिक सर्वेक्षण भी पूछा जाता है तब भी ये डाटा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। बोलते हैं कौन सा क्षेत्र है जो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में परंपरागत रूप से प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मुख्य भूमिका जो निभाई जाती है हिमाचल में वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है वो निभाई जाती है। पिछले कल भी हम मिशन अलाइड में जो है वो बड़ी डिटेल से एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की जो है बात कर रहे थे। तो मिशन अलाइड को फॉलो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। कृषि और संबंध गतिविधियां जो है वो इसको हिंदी में जो है वो बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डाटा बताया कि लेटेस्ट भी अगर आपसे 2025-26 का भी पूछा जाता है तो डाटा में कोई चेंजेस नहीं होंगे, डाटा सेम ही जो है वो रहेगा। यहाँ पर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन शिमला। तो शिमला में जो पहला बैंक बनाया गया था उसका क्या नाम जो था वो था। अगर हम शिमला में पहले बैंक की बात करते हैं कि शिमला में पहला बैंक कौन बनाया गया था, तो वो अलायंस बैंक जो था वो शिमला में सबसे पहला बैंक जो था वो बनाया गया था। अलायंस बैंक, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। शिमला की अक्सर हम बात करते हैं कि 1817 में स्कॉटलैंड के जो है वो दो अधिकारी थे, कैप्टन पैट्रिक जेरॉड और अलेक्जेंडर जेरॉड। इन्होंने अपनी डायरी में शिमला का वर्णन जो था वो किया था। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला में आकर जो था वो रुके थे। ये भी आपको पता है कि ये पहले गवर्नर जनरल जो था वो थे जो 1827 में शिमला में जो है वो ग्रीष्मकालीन प्रवास पर आए थे और कैनेडी हाउस में जो था ये रुके थे। ये बड़े अच्छे से जो है वो आप जो है वो जानते हैं, ये हम बहुत बार जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। शिमला में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी जो है वो आती हैं, जिनमें से अलायंस बैंक जो है वो 1874 में जो है वो गठित हुआ था। ये जो है वो शिमला का पहला बैंक जो था वो हुआ करता था, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो कहाँ पर जो था वो हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा जो था वो 1885 में की गई थी, परंतु उसको स्थापित करने का जो विचार था वो A.O. ह्यूम के मन में शिमला में ही आया था। रॉथनी कैसल में वो रहते थे A.O. ह्यूम, तो 1883 में वो यहीं पर इनके मन में ये विचार आया था, उसके बाद ही इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख लेंगे कि कहाँ पर जो है ये स्थापना इसकी हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या, बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में मैं लेटेस्ट आंकड़े आपको रिवाइज करवा देता हूँ।
ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़े हैं ये आंकड़े, हमने ये आंकड़े जो है वो पढ़े हुए हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। तो आपको बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, अगर यहाँ पर ही एक बार आपको मैं रिवाइज जो है वो करा दूंगा। पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर हम लेटेस्ट बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज जो है वो कितनी आती हैं, तो वो कितनी जो है वो आती हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज की बात करते हैं तो एज पर द लेटेस्ट डाटा जो हमारे पास 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे का है, उसके अकॉर्डिंग 2378 बैंक जो है वो बैंक ब्रांचेज हिमाचल में हैं। इसमें से कितनी ब्रांचेज ऐसी हैं जो रूरल एरिया में है, तो वो भी हमने पढ़ा है कि 76% ब्रांचेज जो है वो रूरल एरिया में जो है वो है। अब हम बात करते हैं शिमला में कौन सा बैंक जो है वो लीड करता है। तो शिमला में आपने ध्यान रखना है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ पर यूको बैंक को जो है वो लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यूको बैंक के पास 4 डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, एक जो है वो अर्बन सेंटर भी जो है वो बनाया गया है। तो वो अकेला कहाँ पर बनाया गया है, वो शिमला में ही जो है वो बनाया गया है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उसका भी रीजनल ऑफिस जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो है, और वो कहाँ पर है, वो शिमला में ही है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि रीजनल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो है। अच्छा, ये सब आपको पता चल गया बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो इतना यहाँ से काफ़ी है रिवाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द फेमस ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जो कि 1809 में हुई थी वॉज साइंड बिटवीन राजा संसार चंद एंड महाराजा रणजीत सिंह, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंडीशन फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ दिस ट्रीटी। तो बोलते हैं कि ये ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में महाराजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। बोलते हैं इनमें से कौन सा इस संधि की शर्त का परिणाम जो था वो नहीं था। तो देखिए पहले में क्या बोलते हैं, पहले में बोलते हैं कि रणजीत सिंह, यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट में दिया गया है कि रणजीत सिंह एग्रीड टू हेल्प संसार चंद ड्राइव आउट द गोरखाज अंडर द अमर सिंह थापा। देखिए क्या था कि संसार चंद का किला जो है वो कांगड़ा का किला गोरखाओं के द्वारा बुरी तरह से घेर लिया गया था। गोरखा उसको भेद नहीं पा रहे थे, तो इतना टाइम था संसार चंद के पास कि वो रणजीत सिंह से, महाराजा रणजीत सिंह से हेल्प मांगे, और महाराजा रणजीत सिंह ने हेल्प भी की थी और गोरखाओं को खदेड़ने की बात की थी। पहली स्टेटमेंट तो सही ही है। दूसरे में बोलते हैं संसार चंद हैड द सरेंडर द हिस्टोरिकल कांगड़ा फोर्ट टू द सिक्स, की संसार चंद को जो है वो कांगड़ा का जो फोर्ट था वो सिखों को जो है वो देना पड़ा था। ये बात भी सही है, सिखों को देना पड़ा था। संसार चंद वॉज ग्रांटेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 66 विलेजेस एडजेसेंट टू द फोर्ट। तो उस फोर्ट के सराउंडिंग में जो 66 विलेजेस थे वो भी जो है वो देने पड़े थे संसार चंद को, रणजीत सिंह को। संसार चंद वॉज ग्रांटेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 66 विलेजेस टू द फोर्ट। तो ये भी जो है वो सही। आगे बोलते हैं महाराजा रणजीत सिंह डिमांडेड द इमीडिएट एनेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ चंबा एज अ बफर जोन। अरे चंबा की बात क्यों ही करेंगे वो, क्योंकि इतना कंट्रोल संसार चंद के पास था ही नहीं कि वो चंबा के साथ नेगोशिएट कर पाते। तो यही जो है वो गलत स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, ये इस स्टेटमेंट का जो है वो परिणाम नहीं था। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। एक तो ये जो लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपको लेंथी क्वेश्चन पढ़ने की आदत होनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बेशक आसान होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पेशेंस चाहिए सारी स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए, तभी आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन हिमाचल प्रदेश इज एट लिस्ट। तो हिमाचल प्रदेश में अभी पंचायतों के इलेक्शन भी हुए, आपने देखा बहुत जगह जो है वो रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दी गई थी। तो वही पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम कितना आरक्षण जो है वो दिया जाता है। तो महिलाओं को कम से कम जो आरक्षण हिमाचल में दिया जाता है वो 50% आरक्षण जो है वो दिया जाता है। 50% आरक्षण हिमाचल में जो है वो महिलाओं को जो है वो देते हैं। अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिक आर्टिकल यहाँ से जो रिवाइज करने हैं आपको, वो क्या क्या करने हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 40 पंचायती राज से जो है वो डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है ये आता है। और वैसे ही जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 जो है वो आता है, पार्ट 9 पंचायती राज के साथ डील करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 11 जो है वो आता है, शेड्यूल 11 जो है वो ये भी पंचायती राज के साथ जो है वो डील करता है। और ये जो ऐड किए गए थे, ये किए गए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1992 का जो है अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपने जो है वो यहाँ से नोट करना है। अच्छा, अभी आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा
पार्ट है जो इलेक्शन के साथ जो है वो डील करता है। ठीक है, इलेक्शन के साथ जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है। पंचायतों वाला तो मैंने बता दिया, डिटेल से पढ़ भी लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, परंतु स्टिल HPRC ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछता है। बोलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हिमाचल में आती हैं वो 3 जो है वो आती हैं। अभी कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की जो है हम बात कर रहे हैं तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 3 है, और इनमें से एक शिमला डिवीजन जो है वो आता है, एक मंडी डिवीजन आता है, और एक जो है वो कांगड़ा डिवीजन आता है। परंतु कांगड़ा डिवीजन जो आता है उसका हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में स्थित है। कांगड़ा डिवीजन के अंदर 3 जिले आते हैं जो धर्मशाला में जिसका हेडक्वार्टर है। एक कांगड़ा जिला आता है, एक ऊना जिला आता है, और एक चंबा जिला आता है। मंडी डिवीजन में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। एक मंडी खुद आता है, एक बिलासपुर आता है, एक हमीरपुर आता है, एक कुल्लू आता है, एक लाहौल स्पीति आता है। शिमला डिवीजन में बाकी के बचे हुए 4 जिले आते हैं, एक शिमला खुद आता है, एक किन्नौर, एक सिरमौर, एक सोलन जो है वो आता है। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है कि कितने डिवीजन हैं, किस डिवीजन में जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। ठीक है जी, ये पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो ऑब्वियसली जो लाहौल स्पीति का केलोंग है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन अ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इज इट टेस्टेड। देखिए जब जो है वो डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है, और इसका पता कैसे चलता है, इट टर्न्स, ये जो है वो लाइम वाटर मिल्की जो है वो हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये चूने के पानी को दूधिया जो है वो बना देती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं HPRC के द्वारा। आगे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग strenuous exercise accumulation of which substance in our muscles cells cause painful cramps। तो देखिए जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दर्द भी होती है। तो अब वही पूछा गया है कि ये जो दर्द होती है ये कौन से एसिड के कारण होती है, कौन से सब्सटेंस के कारण जो है वो होती है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है। जब आप हार्ड थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मांसपेशियों कोशिकाओं में जो दर्द आपके निकलती है वो लैक्टिक एसिड के कारण जो है वो निकलती है। आगे बोलते हैं विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन एंड इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सा जो है वो प्लांट हार्मोन ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन में, और बोलते हैं जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है प्लांट्स और फ्रूट्स में, फ्रूट्स और सीड्स में। तो ये जो है वो साइटोकिनिन जो है वो होता है। साइटोकाइनिन आपने ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंश्योर दैट द एयर passes does not collapse even when there is little air in it। तो बोलते हैं मानव श्वसन तंत्र का कौन सा संरचनात्मक घटक यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कम हवा होने पर भी ध्वस्त ना हो। तो देखिए अगर हम ह्यूमन के जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है वो बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो कौन सा वो घटक है, तो वो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ये है जो उपस्थिति के छल्ले हैं वो जो है वो कार्टिलेजियस रिंग्स जो होती हैं वो ये काम जो है वो करती हैं। आगे जो है वो हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन को हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, देखिए पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी की जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आप टाइमली जो है वो जुड़ सकते हैं। एक ही स्लॉट से इन दोनों एग्जाम की आप तैयारी जो है वो कर सकते हैं, और ये पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज भी आपके लिए रहने वाली है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हिंदी का क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का विकल्प चुनिए। तो बोलते हैं रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों का गिरफ्तारी हुआ, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब देखिए कई रेलवे के कर्मचारियों की, ये तो गलत ही हो जाएगा। रेलवे के कई कर्मचारियों का
ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए ही बच गया। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। आगे बोलते हैं दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है। दिनों का फेर होना, तो दिनों का फेर बोलते हैं, ये तो दिनों का फेर है भाई सारा का सारा, ये तो सारा का सारा भाग्य का चक्कर है। ठीक है, दिनों का फेर बोलते हैं भाग्य का चक्कर होने को, ऑप्शन बी सही आंसर है। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है कि वस्तु कम मांग ज्यादा, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार। आगे बोलते हैं इतना सारा राशन खरीदा फिर भी डैश खरीदना भूल गया। अब डैश क्या खरीदना भूल गया, शक्कर खरीदना जो है वो भूल गया। अखरोट शाक यहाँ पर अलग अलग दिया, शक्कर खरीदना भूल गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण से कीजिए। तो बोलते हैं बूढ़ी दादी ने डैश हाथों से बालक का सिर हिलाया, तो बूढ़ी दादी ने जो है वो सख्त हाथों से, सख्त इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यायी नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, शुष्क नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी सख्त जो है वो सही आंसर है। जिस पर कोई कलंक न लगा हो, इसके लिए वाक्यांश यानी कि वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको बताना है। जिस पर कोई भी कलंक ना लगा हो उसको जो है वो निष्कलंक बोलेंगे, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं निम्नलिखित वाक्य में भूतकाल संबंधी त्रुटि की पहचान करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। सीता सो रही है, ये वाक्य है, तो यहाँ पर बोलते हैं सीता सो रही है, सीता सोने वाली है, सीता सो जाएगी, या फिर सीता सो रही थी, या फिर सीता सोती है। अब बोलते हैं निम्नलिखित वाक्य में भूतकाल संबंधित त्रुटि की पहचान करनी है, तो सीता सो रही थी, ये जो है वो त्रुटि है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। बोलते हैं ईडियम दिया गया है द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो ये तो एग्जाम में भी पूछा गया है, इसका मतलब होता है यू हैव द फाइनल डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। तो ये बोलते हैं ना कि बॉल इज इन योर कोर्ट, अब जो तुम डिसीजन करोगे वही जो है फाइनल हो जाएगा। दैट मीन कि यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द अथॉरिटी, या फिर यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट ऑन द एंड फाइनल डिसीजन, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर बोलते हैं जो सेड व्हाई आर यू टेकिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर हो जाएगा जो आस्क्ड व्हाई आई वॉज टेकिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, व्हाई आई वॉज, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। एंटोनियम दिया गया है, यहाँ पर सिलेक्टेड वर्ड ह्यूमिड जो है वो होगा। एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग है। बोलते हैं वेदर टुडे इज क्वाइट ह्यूमिड एंड अनकंफर्टेबल, तो ह्यूमिड का हो जाएगा क्वाइट ड्राई, ड्राई इसका जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ह्यूमिड का अर्थ होता है आर्द्र या नमी वाला, इसका सटीक विलोम या एंटोनियम सूखा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टिकी, मॉइस्ट एंड डैम्प ये पर्यायवाची हैं, साइनोनियम जो है वो इसके आते हैं। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट साइनोनियम। अब साइनोनियम पूछा गया है अंडरलाइन वर्ड का, यहाँ पर बोलते हैं द डिलीजेंट स्टूडेंट, डिलीजेंट को अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट वेल बिफोर ड्यू डेट, तो डिलीजेंट का जो साइनोनियम होगा, सिमिलर मीनिंग होगा, वो होगा हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, हार्ड वर्किंग होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। देखिए जैसा हमने बाकी वीडियोज़ में जो है वो एक टारगेट रखा है कि 500 लाइक जैसे आ जाएंगे वैसे ही हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, इसमें वही हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। 500 लाइक जैसे आपके हो जाएंगे अगला पार्ट आता रहेगा। डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी या मेहनती, और बोलते हैं इसलिए पर्यायवाची शब्द इसका हार्ड वर्किंग जो है वो हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं सिलेक्ट द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। बोलते हैं एन इंडिविजुअल हु कॉन्स्टेंटली चेंजेस रेजिडेंस ड्यू टू द वर्क डिमांड एंड हैज़ नो परमानेंट होम, तो उसको नोमैड जो है वो बोलते हैं। नोमैड खानाबदोश टाइप में जो काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आसान है, जब भी मैं पीडीएफ सेंड करूँगा तो पीडीएफ में जो है वो आपको ये मिल जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उनको जनरल अवेयरनेस की जैसे ही 10 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, 10 के बाद ये टेस्ट सीरीज भी मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेंगी। वीडियो एक्सप्लेनेशन तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई है वो हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट कर जल्दी से बताइए। पहले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर
GSVA इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ओवर द प्रीवियस ईयर। तो बोलते हैं पिछले वर्ष की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका बोलते हैं कितनी जो है उसमें वृद्धि दर क्या है उसकी। तो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट आपने बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। जो जनरल अवेयरनेस की इसलिए पिछली 5वें नंबर वाली टेस्ट सीरीज हमने डिस्कस की है, उसमें पहला क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। अभी आप अपना आंसर कमेंट कर जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।